हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में बिहार द्रॉ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। सब्जेक्ट रहने वाला है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। 2008 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। हालांकि 1275 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मैं बाद में फिर से बिहार द्रॉ का घटनाचक्र को स्टार्ट करूंगी और प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यह जो नोट्स है द सिलेक्शन गुरुजी का है, जिसमें काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कशन के साथ इसे कंप्लीट किया गया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए रहने वाला है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर देखना चाहें ये सब तो देख सकते हैं। 2008, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले 2008 में पूछे गए प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था 2008 में। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो आंसर हो जाएगा 28वां, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया था। 3 राज्य कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को किया गया था और यह भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। यह भारत का 27वां राज्य बना था और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। फिर 2000 में तीसरा राज्य बिहार से झारखंड बना और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था और यह भारत का 28वां राज्य बना था। और 2 जून 2014 को, डेट याद रखिएगा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना, जो कि भारत का 29वां राज्य है। हालांकि वर्तमान में भारत की 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। कब बांटा गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद क ख ग समूह में राज्य का गठन किया गया। हालांकि इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। क्लियर। आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठा। सबसे पहले राज्यों के गठन करने के लिए एसके धर आयोग का गठन किया गया 1948 में, लेकिन इसने सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। इसने सुझाव क्या दिया? भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे देश की एकता खंडित हो सकता है। भाषा के जगह राज्य का गठन प्रशासनिक शोधानुसार होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समिति ने यह सुझाव दिया था कि भाषा के जगह पे नहीं, राज्य का गठन जो है प्रशासनिक शोधानुसार होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा एसके धर आयोग। एसके धर आयोग ने सुझाव दिया था कि भाषा के जगह पर राज्य का गठन जो है प्रशासनिक शोधानुसार होना चाहिए। आगे आया था JVP समिति। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। और यही तीनों जो थे JVP समिति के सदस्य भी थे। JVP समिति कब आई थी? तो 1948 में ही आई थी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग ठुकरा दिया। ध्यान रखिएगा, इसने भी ठुकराया है। तब दक्षिण भारत में एक गांधीवादी नेता पट्टाभी श्री रामलू तब दक्षिण भारत में एक गांधीवादी नेता हुए पट्टाभी श्री रामलू भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर अनशन पर चले गए। 50 दिन से भी अधिक समय के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हुई गई। उसके बाद सरकार जागी और वहाँ जो है उग्र प्रदर्शन होने लगा। इस कारण से जवाहरलाल नेहरू वहाँ जा कर के प्रदर्शन को या फिर आंदोलन को क्या करवाया? शांत करवाया और उन्होंने राजी हो गए कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। और इस कारण से ही आंध्र प्रदेश का सबसे पहले राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। कब? 1953 में। यहाँ पे दिया भी गया है। तब केंद्रीय सरकार ने मजबूरीवश अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। मजबूरीवश किया है। उसके बाद क्या होता है? तो ये याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कब गठन किया गया था? 1953 में। वैधानिक दर्जा 1956 में दिया गया था। क्लियर। आंध्र प्रदेश का गठन होने के बाद दूसरे क्षेत्र से भी भाषा के आधार पर राज्य का मांग उठने लगा। जब आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे क्षेत्र भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे। उसके बाद ही प्रेशर बना सरकार पे, तो फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया।
फजल अली आयोग का गठन किया गया? दिसंबर 1953 में। कब? दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस आयोग में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे इसे याद रखिएगा। फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य KM पनिकर और HN कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू थे। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे फजल अली और 2 सदस्य कौन थे? तो KM पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू या फिर HN कुंजरू। समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को मांग को स्वीकार कर लिया, पर एक भाषा एक राज्य के मांग को ठुकरा दिया। एक भाषा एक राज्य की मांग को ठुकरा दिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर संविधान में 7वां संविधान संशोधन कर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया एवं 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कितना? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनः निर्धारण कर सकती है। संसद जो है अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। संघ राज्यों को समाप्त कर सकती है, पर राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकती। संघ जो है राज्य को समाप्त कर सकती है, पर राज्य जो है संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। भारतीय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए भारत को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। शब्दों पर गौर करिएगा। इसलिए भारत को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। अमेरिका में न तो संघ का विभाजन किया जा सकता है और न ही राज्य का। देखिए, अमेरिका में न तो संघ का विभाजन होगा और न ही राज्य का होगा, अतः अमेरिका को अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। अमेरिका को अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है, जबकि भारत को क्या कहा जाता है बताइएगा। अभी हमने बताया भी, भारत को क्या कहा जाएगा? भारत को कहा जाता है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ। नेक्स्ट है, अनुच्छेद से संबंधित कुछ टॉपिक दिए गए हैं, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। समझिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने से संबंधित है अनुच्छेद 2। विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने का अधिकार है किसको? संसद को है, और इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या कहा है? भारत के अंदर नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन से संबंधित। देखिए, अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत संसद में जो बदलाव की जाएगी उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक समान विधायी प्रक्रिया माना जाता है, जिसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 4 में है। कहा गया अनुच्छेद 4 में कि जो भी 2 और 3 में संशोधन किए जाएंगे उसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखे जाएंगे। क्लियर हो गए होंगे। भारत यदि अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को किसी समझौते के तहत देना चाहता है तो ऐसा संविधान में संशोधन करके ही ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा किया भी है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया। भारत यदि अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को किसी समझौते के तहत देना चाहता है तब ऐसा संविधान में संशोधन करके ही कर सकता है, और ऐसा किया भी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत ने अपना कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दे दिया। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का इतना सारा डिस्कशन था, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? हालांकि इसे समाप्त कर दिया गया है, उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने किया था, जो कि डोगरा हिंदू राजवंश से संबंधित थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के अनुसार ही जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था, और उस समय डोगरा हिंदू राजवंश राजा हरि सिंह थे। संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़कर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान, एक अलग झंडा होता था। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर का और एक भारत का। अब ऐसा है नहीं, अब सब कुछ सब समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर आंतरिक मामलों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र था। भारत के सभी कानून 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, पर अब जो है लागू होता है। 2019 से पहले भारत का सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन अब जो है लागू होते हैं। अनुच्छेद
35A का संबंध जम्मू कश्मीर से ही था। अनुच्छेद 35A का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से ही था। इसके तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा को शक्ति दिया गया था कि वह राज्य में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 35A का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर से था। क्या दिया गया था? तो विधानसभा को शक्ति दिया गया था कि वह राज्य में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, आपसे गुजारिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू होता है और भारत का सभी कानून लागू होता है। अब समझिए कि सारा मतलब कि संविधान जो है अब बराबर है सभी राज्यों के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है एवं उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सहित सभी केंद्रीय मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को देता है। क्लियर हो गए होंगे? आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को एवं विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। विधानसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। विधान परिषद के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधान परिषद के सभापति को देते हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर? मुख्य न्यायाधीश सहित। ज़्यादा हार्ड नहीं था, वही सब त्यागपत्र और शपथ के बारे में बताया गया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप लोग टेंशन ना लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग को लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद ही हटा सकती है, महाभियोग ला करके। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, और यह जो महाभियोग शब्द है यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि मैं आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहा हूँ। समान्तर राष्ट्रपति को 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, पर इन्हें 5 साल के पहले भी पद से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण या फिर संविधान का उल्लंघन करने पे ही हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। यहाँ पे दिया भी गया है, राष्ट्रपति को कार्यकाल के पूर्व हटाने का आधार क्या है? तो संविधान का अतिक्रमण या फिर उल्लंघन। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान, एवं इन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में जो निर्वाचित राष्ट्रपति होगा इसका प्रावधान और साथ ही महाभियोग दोनों के दोनों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने पद को खाली कर देता है। अगर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है अपने पद को खाली कर देता है, त्यागपत्र दे देता है। हालांकि हमारे देश में ऐसा महाभियोग नहीं लाया गया है किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। यह देश का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देश में कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सहयोग से कार्य करता है। कोई भी कार्य जो किया जाता है हमारे देश में वह राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का सहयोग केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के महारानी जैसा है। तुलना किससे करेंगे? तो ब्रिटेन के महारानी से
भारत के राष्ट्रपति की तुलना कर सकते हैं। दोनों देश के प्रमुख होते हैं पर बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से अधिकतर निर्णय नहीं ले सकते हैं। दोनों देश के प्रमुख होते हैं, चाहे वो ब्रिटेन के महारानी हो या फिर भारत के राष्ट्रपति हो, पर मंत्रिपरिषद की सहायता से अधिकतर निर्णय नहीं ले सकते हैं। पर बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से अधिकतर निर्णय नहीं ले सकते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद की जरूरत पड़ती ही है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों के तीनों का हेड होता है कौन? राष्ट्रपति। जल थल वायु, जल थल वायु। संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। देखिए, कोई भी विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है, तभी। संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यह जो है अस्थायी कानून है, ऑर्डिनेंस जो कि अस्थायी कानून है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत, और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराधी को क्षमादान कर सकता है। क्षमादान जो कि 5 प्रकार का है, निलंबन कार्य, माफ करिएगा, क्षमादान 5 प्रकार का है। क्षमा है, प्रतिहार है, लघुकरण है, इस तरह से 5 है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक मामले में सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी विधिक मामले में सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कुछ सलाह दे रहा है, उसे राष्ट्रपति मानेगा ही मानेगा, ऐसा नहीं है। वो न सलाह देने के लिए उस पर जोर जबरदस्ती किया जा सकता है और न इनको मानने के लिए भी बाध्यकारी किया जा सकता है। दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है भाई। देश में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति तीन अनुच्छेद के द्वारा 352, 356, 360 के द्वारा क्या करता है? आपातकाल लगाता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। हालांकि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रपति देश में आपातकाल घोषणा तभी कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करे। लिखित सिफारिश करने पर ही राष्ट्रपति को पढ़कर तुरंत राज्यपाल को ही पढ़िए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, लिखा हुआ है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का सेम ही होता है, इस कारण से यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय दिया गया था, आंसर जो है उस समय कौन होंगे 2008 में? प्रतिभा पाटिल होंगे। लेकिन वर्तमान का याद रखिएगा, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू देश के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं और द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। पहला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जिनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था और इनका जन्म जो है उड़ीसा में हुआ है 1958 में। मयूरभंज उड़ीसा 1958 में इनका जन्म हुआ है। तो कह सकते हैं स्वतंत्र भारत या फिर गणतंत्र भारत में जन्मी यह प्रथम राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थीं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थीं और यह झारखंड की 8वीं राज्यपाल थी, 8वीं क्रम की यह राज्यपाल थीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। कहीं कोई डाउट हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट में भी जवाब देती भी हूँ और उसे सुधार करने का प्रयास भी करती हूँ। कहीं मेरे से गलती भी हो जाती है, मैं तो प्रयास करती हूँ कि मेरे से कहीं गलती ना हो, लेकिन बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी के पद का जो उल्लेख है 76 में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन्हें कहा भी जाता है और यह केंद्र सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी या फिर मुख्य वकील होता है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है भाई। महान्यायवादी बनने के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होना चाहिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। इन्हें इनके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल भी सीमित नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, या कभी भी इनको हटाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पर काम करता है।
महान्यायवादी को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए, राष्ट्रपति का जब मन करेगा हटाएगा, जब मन करेगा तो रखेगा। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भाई नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो त्यागपत्र भी किसे देगा? महान्यायवादी। देश के अंदर किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। अधिकार तो है, लेकिन सरकार के खिलाफ सुनवाई का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी न तो संसद के सदस्य होते हैं और न ही कोई मंत्री, फिर भी ये संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। हालांकि मतदान में भाग नहीं ले सकते या फिर मतदान नहीं कर सकते हैं। और इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 88 में है। अनुच्छेद 88 में है। याद रखिएगा, महान्यायवादी न तो संसद के सदस्य होते हैं और न ही कोई मंत्री, फिर भी इस संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। क्लियर? महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है और ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस कारण से महान्यायवादी को निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता है। मतलब कि हम लोग भी चाहें तो महान्यायवादी को वकील के तौर पर हायर कर सकते हैं। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाइए। जब महान्यायवादी को पढ़ते हैं तो महाधिवक्ता को पढ़ लीजिए, क्योंकि राज्य में महाधिवक्ता ही सबसे प्रमुख विधि अधिकारी भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिवक्ता के बारे में यहाँ पे दिया भी गया है। महाधिवक्ता के बारे में, जो कार्य केंद्र में महान्यायवादी करता है वही कार्य राज्य में महाधिवक्ता करता है। महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है। ये राज्य के सर्वोच्च विधिक या फिर कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहाँ पे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा था, यहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है एवं राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत यह कार्य करेंगे। महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को ही होता है। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इन्हें राज्य के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। महाधिवक्ता न तो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं और न ही राज्य में मंत्री, फिर भी ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से महान्यायवादी मतदान नहीं करते थे, उसी तरह से महाधिवक्ता जो है मतदान नहीं कर सकता है। समझ गए होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे पास बहुत टाइम भी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा किए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? अभी हमने देखा महान्यायवादी को हटा सकता है राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा विधानसभा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? बताइएंगे। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? देखिए, राज्यपाल के प्रति होंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए लोकसभा में, तो व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के मंत्री, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, उसी तरह से राज्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत न होने पर सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा में सरकार गिरने पर राज्यसभा के मंत्रियों का भी मंत्री पद समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देने का मतलब होता है पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, सारा का सारा मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। किसी एक मंत्री का त्यागपत्र देने से सिर्फ उस मंत्री का पद खाली या रिक्त होता है और इससे सरकार के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो जाता है। जबकि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से सभी मंत्रियों का त्यागपत्र हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है, नए प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है और अलग अलग मंत्रियों का शपथ ग्रहण की प्रक्रिया होता है। केंद्र में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2008 में तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, हालांकि अभी भी पूछे जाते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अब तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाने लगा है। बताएंगे। बिहार में लोकसभा का सीट 40 है, राज्यसभा का सीट 16 है, विधानसभा का सीट 243 है और विधान परिषद का सीट 75 है। याद रखिएगा, इन सभी में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से किया गया है, अर्थात राज्य की जनसंख्या अधिक तो सीट भी अधिक होगी, जनसंख्या अगर कम है तो सीट भी कम ही होगा।
देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यूपी में लोकसभा का सीट भी ज़्यादा है, राज्यसभा का सीट भी ज़्यादा है और विधानसभा का भी सीट ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट 80 है, राज्यसभा का सीट 30 है और विधानसभा का सीट 403 है। विधान परिषद का सीट को क्यों छोड़ना, मैं ही बता देती हूँ। विधान परिषद का सीट कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 100 है। यूपी में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा का सीट 30, विधानसभा का सीट 403 और विधान परिषद का सीट जो है 100 है। मैंने सही बताया। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में लोकसभा एवं राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। 2026 के बाद ही लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या की बढ़ोतरी की जाएगी और यह जो स्थगित किया गया था 2026 तक फिक्स किया गया था, यह 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इसे याद रखिएगा, 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक फिक्स कर दिया गया है लोकसभा और राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 कार्य किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 कार्य किए गए। क्या क्या? लोकसभा एवं विधानसभा में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। लोकसभा विधानसभा में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष से बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था एवं राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता था। एंग्लो इंडियन लोकसभा में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 331 में जिक्र किया गया था और राज्य की विधानसभा की बात की जाए तो अनुच्छेद 333 में, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किया जाता था और राज्य की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किया जाता था। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा, जिसे समाप्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। अब बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 550 है एवं राज्यसभा में अधिकतम 250 है। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है जबकि न्यूनतम 60 हो सकती है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है जबकि न्यूनतम 40 हो सकता है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। देखिए, वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550। लोकसभा में अधिकतम 550, राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकता है। ठीक है जी। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है, अधिकतम 500, जबकि न्यूनतम 60 हो सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। और आगे क्या दिया गया था? किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो है उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 जबकि न्यूनतम जो है 40 हो सकता है। यह विधान परिषद के बारे में बताया गया है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यह तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। यह प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? आखिर संयुक्त अधिवेशन किस मामले में बुलाया जाएगा? देखिए, केवल समान विधेयक के मामले में। जब समान विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है और 6 महीना तक दूसरा सदन कोई निर्णय नहीं ले पाता, तो माना जाता है कि गतिरोध पैदा हो गया है, दोनों में मनमुटाव हो गया है, अब संयुक्त अधिवेशन बुलाना जरूरी हो गया है। और इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है। लोकसभा में सीटों की संख्या अधिक होने के कारण संयुक्त अधिवेशन के मामले में लोकसभा सदस्यों का वर्चस्व ज़्यादा होता है, दबदबा ज़्यादा होता है, या फिर लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? तो लोकसभा में सीटों की संख्या अधिक होती है, इस कारण से। नेक्स्ट है, किन मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? किन मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में और धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। क्लियर हो गए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है।
संविधान संशोधन विधेयक सदन के दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह प्रावधान जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य था। कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। हालांकि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक अधिकतम 14 दिनों तक रोक रख सकता है। 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। जब संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। 14 दिन के बाद इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए या फिर विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। संविधान लागू होने के समय मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मत देने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय कहने का मतलब ग्राम पंचायत, शहर व नगर पालिका और नगर निगम इत्यादि के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। विधायिका के निचले सदन, केंद्र में लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि विधायिका के ऊपरी सदन, केंद्र में राज्यसभा एवं राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात केंद्रीय विधानमंडल या विधायिका या संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। बहुत ही आसान है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत मतलब स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने के लिए उसका उम्र जो है 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। स्थानीय निकाय मतलब गांव में ग्राम पंचायत एवं शहर में नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 का संबंध स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने से है। 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी स्वशासन, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि को संवैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण स्वशासन को या फिर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर, और इसमें 29 विषय जोड़े गए। और 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी स्वशासन मगर मतलब कि नगर पालिका, नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 18 विषय जोड़े गए। पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अतः इसे अच्छे से पढ़ें। देखिए लिखा गया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जरूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? सारे मुख्य न्यायाधीश का नाम याद होगा तभी इसे बना सकते हैं। हालांकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। R.C. लोहाटी, K.N.C., K.G. बालकृष्णन, ये तीनों के तीनों भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसका कार्यकाल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरत है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जस्टिस K.N.C. का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल सबसे छोटा था। K.G. बालकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 2007 से 2010 तक था। 2007 से लेकर के 2010 तक था K.G. बालकृष्णन का। K.G. बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा था। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को साथ में जरूर पढ़ें। देश में सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में किया गया था। कहाँ? कोलकाता में 1861 के अधिनियम के तहत। 1862 में ही बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो 1862 में कोलकाता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक किया गया है। उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक है। संविधान में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा था, पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। यह कहा गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। गोवा और महाराष्ट्र एक ही न्यायालय है। गोवा और महाराष्ट्र का एक ही न्यायालय है, वो है मुंबई उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की संख्या घटाना बढ़ाना संसद का कार्य है, जबकि इन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या घटाना बढ़ाना राष्ट्रपति का कार्य है। उच्च न्यायालयों की संख्या घटाना बढ़ाना संसद का कार्य है। उच्च न्यायालय की संख्या घटाना बढ़ाना संसद का कार्य है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या घटाना बढ़ाना राष्ट्रपति का कार्य है। किसी एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता इत्यादि समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा का उल्लेख नहीं है, जबकि अधिकतम उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये सभी त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्लियर हो गया? 2008 से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, 2008 में जितने भी प्रश्न पूछे गए उसे हमने कंप्लीट करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। 2012 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 ईस्वी को घोषित किया था, जो कि 21 महीनों तक चला था। कितने महीने? 21 महीने तक चले थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, 1962, 1971, 1975। जबकि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था, वह आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगाए गए थे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार ने संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 किया एवं आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार बनाया। आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार बनाया। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। वर्तमान में यह युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है। अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपातकाल। इसी आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। किसी राज्य में चुनाव के उपरांत यदि कोई भी दल या दलों का समूह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं हो सकता। अतः उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध करता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1951 में कहाँ किया गया था? पंजाब में किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया था? तो पंजाब में। कब लगाया गया था? 1951 में। वित्तीय आपातकाल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में किया गया है। जब देश का वित्तीय स्थिति खतरा में आ जाए तो इस आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है और सभी का वेतन भत्तों में कटौती भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? अध्याय की संख्या है 22। अध्याय मतलब भाग की संख्या कितनी है? 22 है। जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूची, 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, 25 भाग हैं और 450 प्लस अनुच्छेद हैं।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में फिर 4 अनुसूची को और जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? दोहरी नागरिकता 2005 ईस्वी में। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान की चर्चा किया गया है। नागरिकता जो है हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि भारतीय संविधान ने संसद को अधिकार दिया है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। तो नागरिकता संबंधित कोई भी कानून कौन बनाता है? तो संसद को बनाने का अधिकार दिया गया है। भारत ने एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत, ब्रिटेन या समय एक ही नागरिकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता अर्जन या प्राप्ति की निम्न शर्तें उपबंधित की गई। नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध जो है, माफ करिएगा, नागरिकता ग्रहण करने से है और इसके अनुसार 5 तरह से भारत की नागरिकता अर्जन किया जा सकता है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश क्रम के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, पांचवा क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता से वंचित करने की 3 स्थितियां बताई गई है। शैक्षिक त्याग द्वारा वंचित किया जा सकता है, बर्खास्त के द्वारा, वंचन के आधार पर भी भारत की नागरिकता आपका समाप्त किया जा सकता है। शैक्षिक त्याग पत्र द्वारा, अगर स्वेच्छा से आप त्याग पत्र दे देंगे, नागरिकता को त्याग कर देंगे, तब आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। बर्खास्त अगर कर दिया जाएगा तो भी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और वंचन के आधार पर भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। चूँकि भारत में दोहरी नागरिकता की अवधारणा का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, इसलिए इसे वर्ष 2000 में गठित एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रबंध किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान शामिल किए गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़ करके। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह हो जाएगा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 19 में है। देखिए, मैं क्लियर नहीं कर देती हूँ। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है समता का अधिकार। समता का अधिकार, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद है, लेकिन 19 की जगह पर 29 मिस्टेक वाई भुला गया। तो 14 से 18 में है समता का अधिकार, और 19 से लेकर के 22 तक चर्चा किया गया है। 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। अब यह विधिक या फिर कानूनी अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। 300 के क में डाल दिया गया है। फिर एक है 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक लिया गया मौलिक अधिकार कहाँ से? आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की चर्चा था, लेकिन वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं, हमने बताया भी। अब चलिए, अब उतना बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अभी से भारतीय संविधान के भाग 12 एवं अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। भाग कौन सा है? तो 12 में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या है? तो यह राज्य की परिभाषा बताता है। 15 किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट वीवीआई। वर्तमान एग्जाम में निम्नलिखित प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है। प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार, यह हो जाएगा अनुच्छेद 19। सूचना का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार, निजी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार, यह सभी के सभी की चर्चा किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में ही किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 21 के द्वारा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, साफ हवा, साफ पर्यावरण का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी चुनने का भी अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, यह पुट्टुस्वामी केस के तहत आया है। विदेश घूमने का अधिकार दिया गया है। तो चलिए, इतना याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के तहत हेलमेट ये सब लगाने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत ही। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 ए में है, इसे 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था।
इसी संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और न ही यह मौलिक कर्तव्य है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देख लेंगे। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? यह क्वेश्चन पूछा गया है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 2005 में। 2005। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है जो नागरिकों के सूचना के अधिकारों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। आरटीआई विधेयक भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के व्यक्ति की स्वतंत्रता में मौलिक अधिकार को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत इसे रखा गया है। सूचना का अधिकार वर्तमान में एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 19 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहले भी चर्चा कर ली। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं और यह सभी के सभी हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर यह अनुपस्थित होंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होंगे तो वहाँ पे वरिष्ठ व्यक्ति, लोकसभा के वरिष्ठ व्यक्ति अध्यक्षता करेंगे। यह लोकसभा के नियम प्रक्रिया के अनुसार संचालित होता है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यदि विधेयक संयुक्त बैठक में दोनों सदनों को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों से पारित समझा जाएगा। अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कब कब? 1961, 1978, 2002। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक मामले में, 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक के मामले में और 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक के मामले में। इसका ट्रिक है कि दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। आतंकवाद निवारण विधेयक मतलब पोटा, तो दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया। याद रखिएगा, 3 बार संयुक्त अधिवेशन 1961, 1978, 2002। 1961, 1978, 2002। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? और कोई नहीं, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख होता है, अर्थात यह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि देश का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, यह देश का सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, अर्थात सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। 12 वर्ष तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे एवं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के बारे में आगे विशेष चर्चा किया जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पहले भी हमने चर्चा कर लिया। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर, और इसमें 29 विषय जोड़े गए। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 24 अप्रैल 1993 को यह जो है लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 में ही पूछे गए प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? और कोई नहीं, वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान द्वारा उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, यह राजनीतिक कारणों से बनाया जाता है। पटेल को गुजरात के बारदोली सत्याग्रह से लोकप्रियता मिली थी। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसी में इनको काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। सरदार की उपाधि भी दी गई थी। देश की आज़ादी के बाद भारतीय रियासतों में
देश की आज़ादी के बाद भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने अर्थात भारतीय एकीकरण में पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें लौह पुरुष एवं भारत का विस्मार के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। भारत का आयरन लेडी किसे कहते हैं? तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और इस 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनाया गया है, इन्हीं से संबंधित है। नर्मदा नदी के किनारे यह बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और यह 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई। और गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? तो 1961 में। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में, जिसमें कर्नल नासिर और टिट्टो भाग लिए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। वर्ष 1954 तक भारत के कानून मंत्री रहे भी। 1954 तक भारत के कानून मंत्री रहे। इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता, वास्तुकार, शिल्पी, आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल सदस्य 7 थे, जिनका हेड जो थे, अध्यक्ष जो थे, भीमराव अम्बेडकर थे। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को। लेकिन भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। चलिए आगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कब बनी थी? 1925 में। कहाँ अध्यक्षता की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन। हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। अध्यक्षता 1917 में कहाँ? कलकत्ता में की थी। आगे बढ़ते हैं। इन सभी के ऊपर विस्तृत जानकारी आधुनिक भारत के इतिहास में दिया जाएगा। देखिए, मैंने इतिहास को कंप्लीट करवा दिया, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिएवल हो या फिर मॉडर्न हो। आप लोग चाहे तो उसे आप लोग देख सकते हैं। मास्टर वीडियो मैंने स्टडी क्रैप पे ही डाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय भारतीय राज्य हैं। दादरा और नगर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र से घिरा एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है। 1954 के पूर्व इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। 11 अगस्त 1961 में दादरा और नगर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। कब? 11 अगस्त 1961 को। 11 अगस्त 1961 को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया। अधिनियम 2019 के दौरान एक साथ मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव बना दिया गया। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया। दोनों को मिला दिया गया है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और यह अस्तित्व में आया है 26 जनवरी 2020 में। ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? तो नेफा है। क्या नाम है? नेफा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब जो है अरुणाचल प्रदेश ही नाम है, लेकिन पुराना नाम नेफा था। 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश के शासित प्रदेश बनाया गया। 20 जनवरी 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश का शासित प्रदेश बनाया गया तथा 20 फरवरी 1987 में इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। समझ में नहीं आया होगा, समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश को 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, फिर 20 फरवरी 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1987 में मिजोरम वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात यह केंद्र शासित प्रदेश बना और 20 फरवरी 1987 में भारत का राज्य बना। तो मिजोरम का भी गठन 20 फरवरी 1987 को ही किया गया था और इसे 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात इसे केंद्र शासित प्रदेश पहले बनाया गया था। कब? 1972 में। राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 में दिया गया। मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को असम के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में गठित किया गया था। इसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। कौन किसको त्यागपत्र देता है उसके बारे में चर्चा हमने ऊपर कर ही लिया है, आपने देखा भी होगा, यहाँ तक पहुँचे होंगे तो। योजना आयोग है एक
योजना आयोग, हालांकि इसे समाप्त कर दिया गया है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ना ही संवैधानिक निकाय है, ना ही कार्यकारिणी निकाय है, ना ही स्वायत्त निकाय है। योजना आयोग का निर्माण भारतीय संविधान द्वारा नहीं किया गया, अर्थात यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी चर्चा कोई भी अनुच्छेद में नहीं किया गया था। इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक सलाहकारी गैर संवैधानिक संविधानेतर निकाय था। योजना आयोग एक सलाहकारी गैर संवैधानिक और संविधानेतर निकाय था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। इसका प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे एवं अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारी लाल नंदा थे एवं श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम मंटुक सिंह अहलूवालिया। इसका मुख्य कार्य भारत में पंचवर्षीय योजना बनाना था। वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके इसके जगह पर नीति आयोग बनाया गया है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ही बता देती हूँ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। पहले यह क्वेश्चन आया भी, हमने देखा भी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। कितना वर्ष है? 65 वर्ष। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं पेंशन केंद्र के संचित निधि से मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं पेंशन जो है केंद्र की संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। मतलब कि नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। किसको? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है, जबकि पेंशन जो है केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश जो हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। सिर्फ और सिर्फ शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो, यह होना चाहिए, लेकिन लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 58 किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं। तो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, पर लोकसभा का सदस्य रहना अनिवार्य नहीं है। निर्वाचन किए जाने योग्य हो, न कि लोकसभा का सदस्य रहना अनिवार्य है। चुनाव के समय वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। सांसद, विधायक, मंत्री या संवैधानिक पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन है 28, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? गौर करिए क्वेश्चन पे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन थे। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया था और 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। 1954 में हालांकि 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया है, सी राजगोपालाचारी, और तीसरे सीवी रमन को, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किया था और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1930 ईस्वी में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक एवं भारत के दूसरे व्यक्ति सीवी रमन थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और इनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि के लिए दिया गया था। क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एवं भारत के प्रथम वैज्ञानिक रहे हैं, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना प्रयोगशाला में कृत्रिम DNA बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे।
प्रयोगशाला में कृत्रिम DNA बनाने वाले प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? राष्ट्रीय अवकाश 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को होता है, जबकि 25 दिसंबर को नहीं होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक अवकाश है जो यीशु मसीह के जन्म की याद दिलाता है। यह अवकाश दुनिया भर में अरबों लोगों द्वारा मनाया जाता है, पर भारत में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं मनाया जाता। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र हुआ था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है? सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। 6 भाषा को जोड़ा गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 2005 में दिया गया संस्कृत को। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भारतीय भाषाओं से है। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल मुख्य रूप से तमिलनाडु में बोला जाता है। यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत की भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार कहा जाता है। हिंदी यह ज़्यादातर उत्तर भारत में बोला जाता है। यह भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कौन से भाग में? तो भाग 17 में। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। तेलुगु यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बोला जाता है। यहाँ की राजभाषा भी है। तेलुगु भाषा की पहली रचना जो है शब्द गाथा सप्तशती में मिलते हैं, जिसका कवि हाल द्वारा रचना किया गया। अच्छा, गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो हाल ही हैं, और इसी में पहली बार तेलुगु भाषा की पहली रचना शब्द मिलता है। कन्नड़ यह मुख्य रूप से कर्नाटक में बोला जाता है। कन्नड़ भाषा का पहला साक्ष्य हेलेवीड शिलालेख से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? ये करंट के अनुसार दिया गया है। इससे आप लोग करंट के अनुसार से याद रखा करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भी लोकसभा चुनाव से संबंधित भी। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो यह भी करंट के अनुसार से दिया गया है। चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयुक्त, यह हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसे केंद्रीय चुनाव आयोग भी कहा जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य देश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव करवाना है। यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव संपन्न करता है। यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव संपन्न करता है। यह स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करवाता है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। चुनाव आयोग के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 एवं अनुच्छेद 324 में किया गया है। शुरुआत में चुनाव आयोग एक सदस्य निकाय था। वर्तमान में 3 सदस्य हो गया है। अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि बाकी 2 सदस्यों को अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जबकि 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। हालांकि तीनों सदस्यों का शक्ति समान होता है। चुनाव आयोग द्वारा कोई भी निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाता है। सभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सभी चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले ही होता है, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो वही कार्यकाल होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया अपनाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है 2018 में पूछे गए प्रश्न, जिसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।